वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग भौतिक में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत तक पहुँचे थे। विद्युत में हम लोग कुछ टॉपिक्स देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके कृषि भौतिकी के एग्रीकल्चर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाके एक और लेक्चर को आप लोग देख लेना। उसके बाद ही इस लेक्चर को पढ़ना, क्योंकि उसको पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग ओम का नियम छठवां नंबर 5 टॉपिक पढ़ चुके थे। छठवां नंबर है ओम का नियम। ओम्स लॉ। ओम का नियम जानने से पहले, ओम एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है, जिसने किसी मान के चलो कोई चालक है, तो किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाह होता है तो कौन सी भौतिक युक्तियां लगती हैं, इस चीज़ के बारे में सबसे पहले ओम ने बताया। ओम ने क्या कहा? किसी चालक में आई विद्युत धारा, आई करंट प्रवाहित होती है, और ये चालक के बीच में, दोनों बिंदुओं के बीच में चालक के विभवांतर V है। तो ओम ने एक नियम दिया। वो नियम यह कहता है, ओम का नियम यह कहता है, जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो किसके समानुपाती होता है? चालक में बहने वाला विद्युत धारा के। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो उसको हटाने के लिए एक स्थिरांक लगाते हैं। इसको हटाने के लिए, यहाँ पे बराबर चिन्ह लगाने के लिए एक स्थिरांक लगाते हैं, उसको बोलते हैं R। यहाँ पे R क्या है? तो R यहाँ पे है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। समझ में आया? ओम का नियम केवल यही कहता है, V इक्वल टू IR। अब ओम के नियम में कुछ सीमाएं भी हैं। तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तापमान ज़्यादा है तो यह नियम काम नहीं करेगा, उसके लिए फिर दूसरा नियम लगेगा। वो आप लोग के लिए जानना उतना आवश्यक नहीं है। अब 7वां नंबर देखते हैं। लेना 7वां नंबर प्रतिरोध। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के बहने में बाधा उत्पन्न करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। एक चालक है जिसमें विभवांतर भी है और धारा बह रही है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बह रही है I। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। ठीक है, तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और I का, करंट का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको हम लोग ओम भी बोलते हैं। ओम ने दिया था यह नियम, तो ओम भी बोलते हैं। और इसको इस तरीके से, इसको कैपिटल ओमेगा बोलते हैं। स्मॉल ओमेगा ऐसा होता है।
ओम का ये सिंबल है, इस तरीके से सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसका SI मात्रक है। अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोध किस किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। एक अलग से फार्मूला देखेंगे। तो एक फार्मूला है R बराबर रो, इसको रो बोलेंगे, P नहीं है, रो है। इस तरीके से ऐसे तिरछा लिखते हैं, ऐसे करके रो, और L/A। इस फार्मूला से हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रतिरोध है वो किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। तो यह चालक के लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ये ऊपर में लिखा है, मतलब इसके समानुपाती है। अगर लंबाई बढ़ेगा चालक का तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा उतना उसमें करंट को प्रतिरोध मिलेगा, मतलब उतना ही कम करंट रहेगा उसमें। और ए मतलब है एरिया, क्षेत्रफल, ट्रांसवर्स एरिया बोलते हैं। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। मतलब ये जो चालक है, मान के चलो ये रॉड है ऐसे लंबा, तो उसमें जो बन रहा है ना, ये वाला एरिया है। तो इसके किस तरीके से अनुपात में, ये नीचे में लिखा हुआ है, मतलब एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो जितना ज़्यादा मोटा होगा ना कंडक्टर चालक, उतना ही करंट उसमें आसानी से जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। अब ये प्रतिरोध, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो ये किसी चालक के पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे कोई लोहा हो गया, सोना, चांदी, तो उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। और ये सब के अलावा तापमान के ऊपर निर्भर करता है। T फार्मूला में नहीं है, इसके अंदर में वो शामिल है। तापमान जैसे हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। 8वां नंबर लिखना हेडिंग, प्रतिरोध को जोड़ना, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे। दो तरीके से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। ये इस तरीके से, प्रतिरोध को हम लोग इस तरीके से ऐसे बताते हैं, इस तरीके से। तो यह एक परिपथ में एक सेल से जुड़ा हुआ है प्रतिरोध। अब इस परिपथ में हम लोग तीन प्रतिरोध ले आए। एक का प्रतिरोध है R1, एक का प्रतिरोध है R2, एक का प्रतिरोध है R3। हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम या सीरीज। दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे करके जोड़ सकते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके जोड़ दिए, तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम, पैरेलल। अब इसमें धारा बह रही है I। जो यहाँ पे होता है ना विभवांतर, वो अलग अलग होता है, V2 V3, और तीनों मिला के V मान लिए।
और यहाँ पे जो विभवांतर होता है ना दोनों के बीच में, विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में अंतर होता है, उसी को बोलते हैं विभव का जो अंतर होता है। तो ये तीनों यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, तो यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट जा रहा है ना, यहाँ पे आई, ये करंट पूरा एक ही जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो करंट जा रहा है ना वो विभक्त हो जा रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है। मतलब यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 धन I3 है, और यहाँ पे V बराबर V1 धन V2 धन V3 है। और यहाँ पे R इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। इस चीज़ को याद रखना, आपको पीएटी में प्रश्न आएगा इस तरीके से। 12वीं में सिलेबस में नहीं है, पीएटी के हिसाब से बता रहा हूँ इसको। यहाँ पे 1 2 3 है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलेगा तो तीनों का जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो 1/3 धन 1/2 धन 1/1 ऐसे करके लिखेंगे, उसके बराबर 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग R इक्विवेलेंट को निकालेंगे, इसको जोड़ने के बाद वैसे ही निकलेगा। मान के चलो 1/1 धन 1/2 धन 1/3 लिखे हैं बराबर 1/R इक्विवेलेंट। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका क्या होगा, एलसीएम 6 होगा। ग्यारह बटे 6 हुआ, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट बराबर 11/6 है, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 6/11। अब इसके बाद देखते हैं 9वां नंबर। इसके बाद 9वां नंबर हेडिंग लिखना, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर। विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, EMF, व विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख दे रहा हूँ। विद्युत वाहक बल क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। विभवांतर आपको मैं बता चुका, विभवांतर क्या होता है, कोई चालक है, दो बिंदु में दोनों का विभव है, अलग अलग विभव है, तो दोनों के बीच में अंतर, मान के चलो यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे अंतर कितना हुआ, 1 का अंतर है, तो यहाँ पे दोनों का विभवांतर क्या हो गया, 1 हो गया। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो ये वो बल है या वो कारण है जिसके कारण किसी परिपथ में, किसी बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित होता है। इसको अच्छे से याद रखना, वह कारण या बल है जिसके कारण किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होता है। इसका परिभाषा लिखना, विद्युत वाहक बल का परिभाषा लिखना। सबसे पहले परिभाषा लिखना, किसी परिपथ के 2 खुले सिरों टर्मिनल्स के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन 2 बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल कहते हैं। परिभाषा लिखने के लिए आए तो ऐसे परिभाषा लिखना, मैं एकदम सिंपल वाला परिभाषा आपको मैं बताया था। अब इसके बाद दोनों के बीच में हम लोग अंतर पढ़ेंगे, EMF और विभवांतर के। एक साइड में लिखते हैं EMF को, एक साइड में लिखते हैं विभवांतर को, दोनों में क्या अंतर होता है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंतर को पॉइंट बना के समझते हैं। विद्युत वाहक बल में पहला पॉइंट है, सेल के खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विभवांतर होता है बंद परिपथ में,
ये क्या है, खुला परिपथ में फर्क ये नहीं पड़ता कि खुला परिपथ या बंद परिपथ है, फर्क इस बात से पड़ता है विभवांतर सिर्फ बंद परिपथ में ही होता है, और विद्युत वाहक बल खुला परिपथ में हो या बंद परिपथ में हो वो भंग नहीं होता है। और इसको हम लोग खुला परिपथ में कर देंगे विभवांतर भंग हो जाएगा, मतलब सर्किट क्लोज नहीं होगा ना, तो करंट बहेगा ही नहीं, तो विभवांतर होगा ही नहीं। लेकिन जो विद्युत वाहक बल है वो रहता है, इसका मान परिपथ के प्रतिरोध के ऊपर निर्भर नहीं करता है और इसका मान निर्भर करता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है, तो ये उसके उल्टा होगा, इसका ये इससे अधिक है, इसका मतलब ये इससे कम होगा, बस इतना ही है। अब 10वां नंबर नोट डाउन करना। दसवां नंबर का विभवांतर मापी। विभवांतर मापी या विभव मापी भी बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। शब्द से स्पष्ट है क्या चीज को मापेगा, तो दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर को नापेगा विभवांतर मापी। और इसके अलावा क्या क्या काम आता है, तो यह किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापने का काम आता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है अभी मैं आपको बताया हूँ, तो दो चीज को मापने का काम आता है, बस जितना बोला हूँ उतने को लिखना। अब इसके बाद 11वां नंबर टॉपिक है सेल के विद्युत वाहक बल को कैसे नापेगा, उसको पढ़ेंगे। विभवांतर मापी द्वारा सेल के ईएमएफ को मापना, ये हो गया हमारा 11वां नंबर का टॉपिक। हमारा विभवांतर मापी, ये इसका सर्किट डायग्राम है, परिपथ का चित्र है, इसमें बैटरी से कनेक्टेड है। ये की है मतलब आसान शब्दों में बटन है जहाँ से हम लोग सोर्स को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे रियोस्टेट क्या होता है, इसमें हम लोग अपने हिसाब से रेसिस्टेंट या प्रतिरोध तय कर सकते हैं। जितना हम लोग को 1 ओम चाहिए तो 1 ओम वाला बटन दबा देंगे, उसी हिसाब से रहता है। और ये क्या है, धारा मापी है जी, मतलब गैल्वेनोमीटर बोलते हैं धारा मापी। तो ये धारा, बहने वाली धारा को मापता है। अब यहाँ पे जे मतलब जॉकी है, जॉकी मतलब होता है कि इसको हम लोग ना, जो एरो है ना, इसको हम लोग यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके ले आए तो ये J2 हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो J1 हो जाएगा। तो अब धारा बह रही है A से B की ओर, A से B तक हम लोग जैसे जैसे आएंगे तो विभव का पतन होता है, विभव का पतन होता है, उसको बोलते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। और प्रवणता गुणांक को हम लोग K से बताते हैं। यहाँ पे विभव बराबर हो जाएगा K गुणित L, L मतलब लंबाई, और ये क्या है, K प्रवणता गुणांक है। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। अब हम लोग जैसे ही जॉकी को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जो विभवांतर है वो इसके विद्युत वाहक बल से कम है। तो हमारा जो विभव मापी है उसमें एरो दिखाता है इधर साइड, और जब हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो उसका एरो दिखाता है इधर साइड। यहाँ पे विभवांतर ज़्यादा हो जाता है, इस ई वाले बैटरी के विद्युत वाहक बल से विभवांतर ज़्यादा हो जाता है और विद्युत वाहक बल इसका कम हो जाता है। हम लोग को क्या निकालना है, विभवांतर मापी द्वारा सेल के ईएमएफ को मापना। तो हम लोग को एक ऐसा पॉइंट मिलता है
एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे ये ना इधर दिखाता है ना इधर दिखाता है, यहाँ पे जीरो दिखाता है। मान के चलो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो v का मान होता है ना, जो विभवांतर का मान होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। इधर क्या होता था, v का मान विद्युत वाहक बल से कम हो रहता था, इधर करंट ज़्यादा रहता था, और यहाँ पे हम लोग j में रखे तो क्या हुआ, v का मान विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया। तो इस तरीके से अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे E बराबर KL हो जाएगा। तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं विभवांतर मापी द्वारा सेल के ईएमएफ को मापना। और ये हम लोग को तभी पता होगा जब हम लोग को K का मान पता होगा। तो वो K का मान उस पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, उसके हिसाब से हम लोग को पता चलेगा K का मान। हम लोग अगर K का मान पता नहीं होता है ना तो क्या करते हैं, ये काम तो नहीं कर सकते, हम आप नहीं सकते, लेकिन दो अलग अलग बैटरी रहेगा ना, जैसे ये E1 हो गया, यहाँ पे एक और बैटरी लगा दिए E2, तो दोनों के बीच में हम लोग अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। उसमें E1 बराबर E1/E2 बराबर L1/L2 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पदार्थ वो एक ही है, तो K कट गया। तो इस तरीके से हम लोग दोनों का अनुपात को हम लोग निकाल सकते हैं। इससे भी, इस फॉर्मूले से भी प्रश्न बनता है। तो ये बहुत आसान सा चीज़ है। अब इसके आगे के टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। आप लोग इस लेक्चर को देखना, इसके पहले वाले लेक्चर को भी देखना।